नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग रीतिकाल की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि रीतिकालीन कविता में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल के बाद रीतिकाल का आगमन होता है, यानी भक्ति काल के बाद जिस काल की शुरुआत होती है उसका नाम है रीतिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी समय सीमा संवत 1700 से संवत 1900 तक माना है। यानी शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल की जो समय सीमा है वो संवत 1700 से लेकर के संवत 1900 तक है। संवत 1700 में रीतिकाल की शुरुआत होती है और संवत 1900 में रीतिकाल समाप्त हो जाता है। इस युग का साहित्य दरबारी साहित्य है, यानी प्रत्येक राजा महाराजा के दरबार में कोई न कोई कवि रहता था और राजा के दरबार में रह करके ही कवि के द्वारा रचना किया जाता था। इस युग के जो महत्वपूर्ण कवि हैं उसमें देव हैं, भिखारी दास हैं, जसवंत सिंह हैं, चिंतामणि हैं, सोमनाथ हैं और कुलपति हैं। ये सभी इस युग के यानी रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं। इस युग की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसमें शब्द रसायन है, काव्य निर्णय है, रस रहस्य है और भाषा भूषण है। ये सभी रीतिकाल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और रीतिकाल की विशेषता देख लेते हैं। रीतिकाल की विशेषताओं को हम लोग दो भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। पहला है भाव पक्ष की विशेषताएं और दूसरा है शिल्प पक्ष की विशेषताएं। पहले हम लोग भाव पक्ष की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और भाव पक्ष की पहली विशेषता है रीति निरूपण। रीतिकालीन कवियों के द्वारा रीति निरूपण किया जाता था। यह रीतिकाल की प्रधान विशेषता है। रीतिकाल का जो कवि है दोस्तों वह किसी न किसी राजा महाराजा के दरबार में रहता था और राजा के दरबार में रह करके राजा को काव्य शास्त्र की शिक्षा देने का प्रयत्न करता था। राजा को काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए रीति निरूपक ग्रंथ की रचना कवियों के द्वारा की जाती थी। एक कवि पहले संस्कृत से लक्षणों का अनुवाद करते थे। एक सिद्धांत का अनुवाद पहले संस्कृत से इनके द्वारा किया जाता था, फिर उसका उदाहरण ये प्रस्तुत करते थे। यानी पहले किसी न किसी सिद्धांत का संस्कृत से अनुवाद करते थे, फिर उसका उदाहरण प्रस्तुत करते थे। इस प्रकार के जो ग्रंथ हैं उसमें शब्द रसायन है, रस रहस्य है, भाषा भूषण है। ये सभी क्या है? रीति निरूपक ग्रंथ हैं। इसमें पहले संस्कृत से लक्षणों का अनुवाद किया गया है, फिर उसका उदाहरण कवियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। एक उदाहरण हम लोग रीति निरूपण का देख लेते हैं। यहाँ पर मतिराम का रचना है। मतिराम के द्वारा पहले संस्कृत से एक लक्षण का अनुवाद किया गया है। लक्षण में मतिराम कहते हैं कि जहाँ एक ही काव्य को उपमेय उपमान तहाँ अनन्यमय कहत हैं कवि मतिराम सुजान। यानी जहाँ एक ही वस्तु को, एक ही चीज को उपमेय और उपमान दोनों माना जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनन्वय अलंकार होता है। ये मतिराम के द्वारा कहा जा रहा है। ये क्या है? लक्षण है, सिद्धांत है। अब मतिराम यहाँ पर इस सिद्धांत का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि सुरजन कैसी सुरजन में ही साहिबी है, भोज कैसी भोज में अकड़ बड़ भाल में। ये क्या है? उदाहरण है। यहाँ पर जो उपमेय उपमान है वो एक ही है। सुरजन उपमेय भी है और सुरजन उपमान भी है। यानी सुरजन की तुलना सुरजन से ही की जा रही है, भोज की तुलना भोज से ही की जा रही है। उपमेय और उपमान दोनों यहाँ पर एक ही हैं। यानी ये क्या हो गया? उदाहरण हो गया। किसका उदाहरण हो गया? अनन्वय अलंकार का, जो मतिराम के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये क्या है? रीति निरूपण है। इसमें जो पहले सिद्धांत है, जो लक्षण है, वो संस्कृत के ग्रंथ से अनुवाद किया गया है, फिर मतिराम के द्वारा उसका उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी विशेषता है श्रृंगारिकता। ये रीतिकाल का प्राण है। श्रृंगारिकता रीतिकालीन कविता का प्राण है। रीतिकाल का कवि अपने आश्रयदाता राजा को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगारिक रचनाएं करता था। रीतिकाल का जो कवि होता था राजा के दरबार में रहता था और राजा को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगारिक रचना करता था। यही कारण है कि इस युग की श्रृंगारिकता पर सामंतवादी मानसिकता का प्रभाव है। क्योंकि राजाओं को खुश करने के लिए श्रृंगारिक रचनाएं की जाती थी, इसलिए रीतिकाल की श्रृंगारिकता पर सामंतवादी मानसिकता का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इनकी श्रृंगारिक कविता अश्लीलता की स्पर्श करने लगता है। यानी बहुत हद तक इनकी कविता क्या है? अश्लील कविता है। अश्लीलता को स्पर्श करने लगता है इनकी श्रृंगारिकता। इनके श्रृंगार चित्रण में इंद्रिय सुख की प्रधानता है, भोग की प्रधानता है, रूप लिप्सा की प्रधानता है और ये बाह्य सौंदर्य का चित्रण अपनी कविता में करते हैं। स्त्रियों के बाह्य सौंदर्य का चित्रण इनकी कविता में दिखाई पड़ता है। बाह्य सौंदर्य की प्रधानता इनकी कविता में दिखाई पड़ती है।
इस युग में संयोग श्रृंगार की अपेक्षा वियोग श्रृंगार का चित्रण अधिक किया गया है। इन रीतिकाल में संयोग श्रृंगार का भी चित्रण किया गया है और वियोग श्रृंगार का भी चित्रण किया गया है, लेकिन वियोग श्रृंगार का चित्रण अधिक हुआ है। और कहीं कहीं जो वियोग श्रृंगार है ये मजाक के हद तक पहुंच गया है। यहाँ पर हम लोग एक बिहारी का उदाहरण लेंगे और देखेंगे कि रीतिकाल में वियोग श्रृंगार किस प्रकार से मजाक के हद तक पहुंच गया है। बिहारी लिखते हैं कि इत आवत चले जात युत, चली छसा तक हाथ, बड़ी हिंडोरे सिर है, लगे उशासन साथ। यानी बिहारी कहते हैं कि नायक के विरह में नायिका इतनी दुबली पतली हो गई है कि जब वो सांस ले रही है तो 6-7 हाथ पीछे चली जा रही है, और जब साथ छोड़ रही है तो 6-7 हाथ आगे चली जा रही है। वो झूले की भांति इसी प्रकार से आगे पीछे हो रही है। ये एक तरीके से मजाक के हद तक पहुंच गया कि क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना दुबला पतला नहीं हो सकता है कि वो सांस लेगा तो 6-7 हाथ पीछे चला जाएगा और सांस छोड़ेगा तो 6-7 हाथ आगे चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरी विशेषता है नायिका भेद की प्रधानता। रीतिकाल में नायिका भेद की प्रधानता है। रीतिकाल के जो कवि हैं नायिका को एक टाइप मानते हैं, एक वस्तु मानते हैं और उसका विभिन्न भेद करते हैं कि नायिका जो है कई प्रकार की होती है। इस युग में नायिका भेद के ऊपर अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। इस युग का शायद ही कोई कवि हो जिसने नायिका भेद के ऊपर कलम न चलाई हो। यानी रीतिकाल का कोई कवि ऐसा नहीं है जिसने नायिका भेद के ऊपर कलम नहीं चलाई है। प्रत्येक कवि अपने अनुसार नायिका का वर्णन करता है। नायिका का अपने अनुसार कवि विभिन्न प्रकारों में बांट करके वर्णन यहाँ पर करते हैं। स्वकीय नायिका, परकीय नायिका, मुग्धा नायिका, प्रौढ़ा नायिका, खंडिता नायिका, ये सभी क्या है नायिकाओं के अनेक प्रकार हैं और कवि इन प्रकारों का वर्णन करता है। यहाँ पर हम एक मुग्धा नायिका का उदाहरण देख लेते हैं। मुग्धा नायिका वह नायिका होती है जो अभी पूरी तरीके से वयस्क नहीं हुई रहती है, धीरे धीरे उसका उम्र बढ़ रहा होता है, एक सुशील और सुंदर नारी की तरफ वो बढ़ती है। बिहारी लिखते हैं कि छप छप देखत कुचरितन, कर सौ अंगिया टारी, नैनन में निरखत रही, भई अनोखी नारी। बिहारी कहते हैं कि जो स्त्री है, जो कन्या है, जो किशोरावस्था में भी है, वो छप छप देखत कुचंतर करसव अंगिया टारे, अपने स्तन से बार बार अपनी अंगिया का अर्थ होता है चोली को हटा करके बार बार अपने स्तन को देख रही है। और देखते ही देखते नैनन में निरखत रही, भई अनोखी नारी, देखते ही देखते वो सुंदर अनोखी नारी बन जाती है, यानी धीरे धीरे वो जवान हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। चौथी विशेषता है सौंदर्य चेतना। रीतिकालीन कवियों द्वारा नायिका के सौंदर्य का चित्रण प्रमुख रूप से किया गया है। नायिका के सौंदर्य का वर्णन ही इनके द्वारा किया गया है। ये नायिका के रूप का चमत्कारिक ढंग से वर्णन करते हैं। नारी के बाह्य सौंदर्य का वर्णन इनके द्वारा किया गया है। यानी रीतिकालीन कवियों के द्वारा नायिका के आंतरिक सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जाता है, उनके द्वारा नायिका के रूप का वर्णन, नायिका के बाह्य सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। आंतरिक सौंदर्य का उद्घाटन इनके द्वारा नहीं किया गया है। नारी के सौंदर्य का इतना उत्तेजक वर्णन हिंदी के किसी अन्य युग में दिखाई नहीं पड़ता है। इस युग की स्त्री नायिका तभी बन सकती है जब वह सुंदर हो, सुंदरता से युक्त हो। अगर स्त्री सुंदर नहीं है तो नायिका बनने की हकदार नहीं है। कभी ऐसी स्त्री को कविता में प्रस्तुत नहीं करता है जो सुंदर नहीं है। सुंदरता वर्णन तरुण, सुमति नायिका सोई, शोभा कांत सुदीप्त जन, वर्णत है सब कोई। यानी ऐसी नायिका का अपनी कविता में सभी लोग वर्णन करते हैं जो सुंदर है, जो तरुण है, जो सुमति है, जो शोभा और कांत से सुदीप्त है, यानी जो कांतमयी है, जिसकी सुंदरता बहुत अधिक है। यानी कहने का आशय है कि जो स्त्री सुंदर है उसी का वर्णन एक कवि अपनी कविता में करते हैं। पांचवा विशेषता है अलंकारिकता। रीतकालिक कविता अलंकारिक कविता है। रीतकालिक कविता अलंकारिकता से युक्त है। इस युग के कवि अलंकार को कविता का शोभा कारक धर्म मानते हैं। इनका मानना है कि अलंकार से ही कविता की शोभा बढ़ती है। ये कवि अलंकार को साधन से बढ़कर साध्य मानते हैं। अपनी कविता में अलंकार को उपस्थित करने का प्रयत्न करते हैं। रीतिकाल के कई कवियों के द्वारा अलंकार प्रदर्शन मात्र के लिए कविता की रचना की गई है। यानी अलंकार लाने की कितनी क्षमता है उनमें, इसका प्रदर्शन करने के लिए ही वो कविता की रचना करते हैं। अलंकार इनके लिए एक आदर्श बन गया है और उसी को अपनी कविता में प्रस्तुत करना चाहते हैं।
अलंकारों के माध्यम से ही कविता में चमत्कार और पांडित्य का प्रदर्शन करते हैं। यानी इनके द्वारा अपने अलंकारों के माध्यम से ही, अलंकारों का प्रयोग करके ही अपने पांडित्य का प्रदर्शन किया गया है। केशवदास अलंकार विहीन कविता को सुंदर नहीं मानते हैं। इनका मानना है कि जो कविता अलंकार से विहीन है वह सुंदर नहीं है। उन्होंने लिखा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिन विराजई कविता वनिता मित। यानी जिस प्रकार से कोई सुंदर स्त्री बिना आभूषण के सुंदर नहीं दिखती है, उसी प्रकार से कविता भी अलंकारों के बिना सुंदर नहीं दिखती है। कविता को सुंदर बनाने के लिए आवश्यक है कि उसमें अलंकारों का प्रयोग किया जाए। अगली विशेषता है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। यानी रीतिकाल में प्रत्येक राजा के दरबार में कोई न कोई कवि रहता था। राजा किसी न किसी कवि को आश्रय प्रदान करता था और वह कवि अपने राजा के प्रशंसा में कविता लिखता था। रीतिकाल का साहित्य दरबारी साहित्य है। प्रत्येक राजा के दरबार में कोई न कोई साहित्यकार रहता था जो अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में कविता लिखता था। देव, बिहारी, मतिराम, भूषण आदि कवि किसी न किसी राजा के दरबार से जुड़े हुए थे। यानी रीतिकाल के जो भी कवि थे किसी न किसी राजा के दरबार में रहते थे और अपने राजा का प्रशस्त वर्णन करते थे, अपने राजा का गुणगान करते थे। एक कवि अपने आश्रयदाता को खुश करने के लिए उनकी प्रशंसा में अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से कविता करते थे। यानी कवि क्या करता था, अपने राजा को खुश करने के लिए बढ़ा चढ़ा के उसकी प्रशंसा में कविता लिखता था। भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा में शिवा बावनी लिखी है, तो देव ने भवानी सिंह की प्रशंसा में भवानी विलास की रचना की है। यानी ये कवि क्या करते हैं, जिसके दरबार में रहते हैं उसकी प्रशंसा में कविता लिखते हैं। इसी प्रकार रीतिकाल के अन्य कवियों ने भी अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में कविता लिखा है। भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा करते हुए लिखा है। एक उदाहरण देख लेते हैं जो भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा में लिखा है। भूषण ने लिखा है कि तेजतम अंश पर कान्ह जिमि कंस पर त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। यानी जिस प्रकार से तेजतम अंश पर जो प्रकाश होता है वो अंधकार को जिस प्रकार से मिटा देता है, कान्ह जिमि कंस पर कृष्ण जिस प्रकार से कंस का विनाश कर देते हैं, त्यों मलेच्छ वंश पर शिवराज हैं, उसी प्रकार से शिवराज जो है मलेच्छ वंश का विध्वंस करेंगे। मलेच्छ वंश के लिए वो क्या है, शेर के समान है। ये भूषण के द्वारा शिवराज की प्रशंसा यानी शिवाजी की प्रशंसा में कविता लिखी गई है। अगली विशेषता है भक्ति एवं नीति। हम जानते हैं कि रीतिकाल में श्रृंगार की प्रधानता है, लेकिन रीतिकाल में भक्ति एवं नीति से संबंधित कविता भी लिखी गई है। इस युग में भक्ति काल की चारों काव्यधारा विराजमान थी। यानी भक्ति काल में जो संत काव्यधारा थी, जो सूफी काव्यधारा थी, जो राम काव्यधारा थी, जो कृष्ण काव्यधारा थी, वो चारों काव्यधारा यहाँ पर जीवित थी और उससे संबंधित रचना हो रही थी। भक्ति के अलावा नीति से संबंधित भी रीतिकाल में रचना हो रही थी और एक काव्यधारा के रूप में नीति काव्य का विकास जो है रीतिकाल में ही होता है। रीतिकाल के पहले नीति से संबंधित दोहे भक्ति काल में भी मिलते हैं, लेकिन एक काव्यधारा के रूप में नीति कविता का विकास रीतिकाल की देन है। रीतिकाल में ही आकर के एक काव्यधारा के रूप में इसका विकास होता है। वृंद, गिरधर दास, बेताल, सम्मन, दीनदयाल गिरी ये सभी नीति काव्य के रचयिता हैं और इनके द्वारा रीतिकाल में नीति काव्य को आगे बढ़ाया गया है। एक उदाहरण देख लेते हैं जो वृंद के द्वारा लिखा गया है। वृंद ने लिखा है कि भले बुरे सब एक सम जबलो बोलत नाहि जान परत है काक पिक रिकु बसंत के माह। यानी जब तक कोई व्यक्ति बोलता नहीं है, चाहे वो व्यक्ति अच्छा हो चाहे वह बुरा हो, जब तक बोलता नहीं है तब तक हम उसको जान नहीं पाते हैं। जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माह। यानी बसंत ऋतु में ही मोर और कौवे की पहचान हो पाती है, अन्यथा जब तक वो बोलते नहीं है तब तक उनकी पहचान नहीं हो पाती है। अगली विशेषता है नारी भावना। यानी रीतिकाल के कवि स्त्रियों के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं। नारी के प्रति रीतिकाल के कवियों का जो दृष्टिकोण है वो भोगवादी और वस्तुवादी रहा है। नारी का वर्णन देवी और माँ के रूप में नहीं करते हैं, एक विलासिनी नायिका के रूप में ये स्त्री का वर्णन करते हैं। रीतिकाल के कवि नारी के आंतरिक भाव और सौंदर्य का चित्रण नहीं करते हैं, बल्कि नारी के विविध अंगों का स्थूल एवं मांसल चित्र इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
नायिका के देह की चमक का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए बिहारी ने लिखा है। यानी इन कवियों के द्वारा जो नायिका है, जो स्त्री है, उसके विभिन्न अंगों का स्थूल और मांसल चित्र प्रस्तुत किया जाता है, उसकी सुंदरता का वर्णन किया जाता है। बिहारी ने स्त्री के अतिशयोक्तिपूर्ण सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा है कि पतरा ही तिथि पाइये, वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्य हुई रहे, आनंद ओप उजास। यानी नायिका के मुख का सौंदर्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि पतरा ही तिथि पाइये। नायिका के घर के पास पतरा से ही तिथि देखा जा सकता है कि कौन सा दिन आज है। नित प्रति पुण्य हुई रहे, आनंद ओप उजास। उसके मुख का प्रकाश इतना है, उसके मुख का तेज इतना है कि हमेशा ऐसा लगता है पूर्णिमा वहां पर छाया हुआ है। नित्य प्रति पुण्य हुई रहे, यानी पता ही नहीं चल रहा है कि कब दिन हो रहा है, कब रात हो रहा है। केवल पंचांग से ही वहां पर तिथि निकाला जा सकता है, अन्यथा वहां पर तिथि का ज्ञात नहीं हो पा रहा है। नायिका के मुख के तेज से, नायिका के मुख के प्रकाश से। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग कला पक्ष की विशेषताओं को देखेंगे। अभी तक हम लोग भाव पक्ष की विशेषताओं का अध्ययन यहाँ पर कर रहे थे। कला पक्ष की पहली विशेषता है काव्य रूप, यानी कविता का स्वरूप कैसा है। कविता खंड काव्य है, कविता मुक्तक काव्य है या कविता प्रबंध काव्य है। रीतिकाल में मुक्तक काव्य की प्रधानता है, प्रबंध काव्य और खंड काव्य इस युग में नहीं लिखे गए हैं। यानी इस युग में जो है, रीतिकाल में जो है, मुक्तक काव्य की ही प्रधानता है। भाषा दूसरी विशेषता है कि रीतिकालीन कविता की भाषा कैसी है। रीतिकालीन कवियों की भाषा ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा में ही इनके द्वारा कविता लिखा गया है। और ये जो ब्रज भाषा है ये अत्यधिक मधुरता से युक्त है, अत्यधिक मिठास भाषा है, अत्यधिक लचीली भाषा है। इनकी भाषा लयात्मक और चित्रात्मक है, इनकी भाषा में लय पाया जाता है। और ये कविता इस प्रकार से ब्रज भाषा में लिखते हैं कि कविता चित्र के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। यानी रीतिकालीन कवियों की भाषा चित्रात्मक है। रीतिकालीन कवियों की भाषा के संदर्भ में डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने लिखा है कि शब्दों को खोजना, उसको शोध कर माज कर प्रयोग करना, उसके भीतर नाद सौंदर्य, अर्थ चमत्कार एवं उक्ति वैचित्र भरना, यह सब रीति कवियों की सामान्य विशेषता है। यानी डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने ये रीति कवियों की भाषा की प्रशंसा में यह कथन लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है रस, छंद एवं अलंकार। रीतिकालीन कविता में किस प्रकार के रस, किस प्रकार के छंद और किस प्रकार के अलंकार का प्रयोग किया गया है। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता है और उसमें भी वियोग श्रृंगार के अधिक चित्र रीतिकाल में मिलते हैं। यानी श्रृंगार रस की यहाँ पर प्रधानता है। भूषण, छत्रसाल और गुरु गोविंद सिंह के काव्य में वीर रस की प्रधानता दिखाई पड़ती है, लेकिन और कवि जो हैं सामान्य रूप से श्रृंगार रस में ही कविता लिखते हैं। जहाँ तक छंद की बात है तो छंद के स्तर पर रीतिकाल में प्रमुख रूप से दोहे का प्रयोग किया गया है और सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। इन दोहे और सवैया छंद का सर्वाधिक प्रयोग इन कवियों के द्वारा किया गया है। अलंकार में हम देखेंगे तो अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार की प्रधानता रीतिकालीन कविता में दिखाई पड़ती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जान पाए होंगे कि रीतिकालीन कविता में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।